Hello guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to discuss about the third abiotic factor that is very important for the distribution of the biotic organisms. तो जो थर्ड abiotic factor है वो abiotic factor कौन सा है? Light. The third abiotic factor is the light. Why a light is important for the living organism? उसका सिंपल सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीजन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस. हमें जो खाना मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? प्लांट्स के थ्रू मिलता है या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मिलता है. और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट के थ्रू बनाते हैं. तो जो लाइट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो किसमें आता है? फोटोसिंथेसिस में. क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से ही हमें क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है. इफ वी टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जो विजिबल रीजन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे, जो कि 390 से 700 नैनोमीटर तक वेरी करता है. ये कहाँ होता है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट, जो कि वेरी करता है 390 से 700 नैनोमीटर तक. तो पहला जो रीजन है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा और क्या रीजन होता है? और सनलाइट का रीजन होता है फोटोपीरियोडिज्म. फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? फोटोपीरियोडिज्म इज द लाइट नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग. क्या होता है? कितनी लाइट चाहिए? लाइट नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग करने के लिए प्लांट्स को कितनी लाइट चाहिए? इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोपीरियोडिज्म बोलेंगे. दो टाइप के प्लांट्स होते हैं मेनली, अभी हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में. तो मेनली दो टाइप के हैं. एक है शॉर्ट डे प्लांट हम बोल सकते हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट बोल सकते हैं. लॉन्ग डे नाम से ही पता चल रहा है लंबा दिन, यानी कि उनको क्या चाहिए होगी? ज्यादा लाइट चाहिए होगी. और शॉर्ट डे यानी कि कम लाइट चाहिए होगी. तो दो टाइप के फोटोपीरियोडिज्म में प्लांट्स होते हैं. एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट और एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या चाहिए? मोर लाइट. और इनको क्या चाहिए? लेस लाइट चाहिए. और वी कैन से मोर लाइट, या फिर हम कह सकते हैं मोर लाइट फॉर मोर आवर्स. मतलब ज्यादा आवर्स के लिए इन्हें लाइट चाहिए और इन्हें लाइट चाहिए लाइट फॉर लेस आवर्स. समझो अगर इन्हें चाहिए 8 आवर्स की लाइट तो इन्हें कितनी चाहिए? लगभग 16 आवर्स की लाइट. तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कब फ्लावरिंग करेंगे? समर के टाइम. और ऐसे ऑर्गेनिज्म कब फ्लावरिंग करेंगे? विंटर के टाइम फ्लावरिंग करेंगे. तो इनमें अगर हम देखें तो इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इनमें आ जाएगा रेडिश और इसमें आ जाएगा राइस. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है लॉन्ग डे प्लांट का, शॉर्ट डे प्लांट का. फोटोसिंथेसिस देखता है, फोटोपीरियोडिज्म देखता है प्लांट में, और क्या देखता है प्लांट में? ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स. लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. तो जो डे टाइम है उस टाइम क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है. तो स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा? वाटर का लॉस होगा. वहीं नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज होता है. तो फिर क्या होगा? वाटर का लॉस, नो वाटर लॉस. यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ? लाइट जो है वो वाटर लॉस को करवाती है, वो ट्रांसपीरेशन को करवाती है.
ठीक है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस आल्सो। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉरेस्ट पे जा रहे हो तो आपको लंबे लंबे ट्रीज दिख रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसे ट्रीज भी हैं जिनकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी है, शॉर्ट है। जैसे कि अगर हम अडेप्टेशन की बात करें फॉर फोटोसिंथेसिस, अडेप्टेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वहां पे इफ वी टॉक अबाउट हर्ब्स एंड श्रब्स, तो हर्ब्स और श्रब्स जो है उनका जो साइज होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये जो है ओवर शेडोड हो जाते हैं। जो टॉल ट्रीज है, समझो ये शॉर्ट ट्री है तो ये जो टॉल ट्री की शेडो आएगी इसके ऊपर, तो इसकी वजह से इसको क्या नहीं मिलेगी, सनलाइट अप्रोप्रिएटली नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस करनी पड़ेगी इन लो लाइट। तो इसकी वजह से ये अडेप्टेड होते हैं टू डू फोटोसिंथेसिस या टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन लो लाइट। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर ओवर शेडोड बाय टॉल ट्रीज और वी कैन से कैनोपीड की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ओवर शेडो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस इन लो लाइट। तो ये क्या होगी, अडेप्टेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो बात थी प्लांट्स की कि लाइट प्लांट्स पे कैसे अफेक्ट करता है, वहीं एनिमल्स पे लाइट क्या क्या अफेक्ट करता है हम वो देखते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं। एक एनिमल हो सकता है डायर्नल और एक एनिमल हो सकता है नॉकटर्नल। What is the meaning of nocturnal and diurnal? सिंपल सी बात है, नॉकटर्नल एन से नॉकटर्नल, एन से नाइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो दो टाइप के होंगे, नॉकटर्नल एंड डायर्नल। नॉकटर्नल एन, सिमिलरली नाइट में क्या आता है, एन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कब एक्टिव होंगे, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। और वहीं डायर्नल में डी यानी कि क्या है, डी का डे का डी, यानी कि ये कब एक्टिव होंगे, एक्टिव ड्यूरिंग डे। ठीक है दोस्तों, तो नॉकटर्नल, अब क्या लाइट का क्या इफेक्ट पड़ा, लाइट पे इन पे ये इफेक्ट पड़ा कि कुछ जो एनिमल्स है उनको लाइट पसंद है तो वो कब एक्टिव हो रहे हैं, डे के टाइम। कुछ है जिनको नहीं पसंद आ रही तो वो कब एक्टिव हो रहे हैं, नाइट में। नाइट में कॉमन एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच जो है कब होता है एक्टिव, रात के टाइम होता है। या फिर कौन, माउस, जो माउस है, या फिर क्या हो गया, कॉकरोच जो है वो कब एक्टिव होते हैं, नाइट के टाइम होते हैं। वही डायर्नल यानी कि डे के टाइम कौन कौन से होते हैं, डे के टाइम होते हैं रैबिट्स, स्क्विरल्स, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स है वो कब होते हैं, डे टाइम में एक्टिव होते हैं। तो ये हो गया एक कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द डे और नाइट, मतलब लाइट कैसे एक्टिवेशन पे ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट कर रही है। और क्या क्या इफेक्ट करती है, और उनके फॉरेजिंग पे इफेक्ट करती है। फॉरेजिंग पे क्या इफेक्ट होता है, फॉरेजिंग मतलब कि फूड को ढूंढने के लिए वो कब जाते हैं, वो रात में प्रेफर करते हैं फूड को ढूंढने के लिए या फिर वो दिन में प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट में प्रेफर करेंगे और कुछ कब प्रेफर करेंगे, डे में खाना ढूंढने जाना प्रेफर करेंगे। जैसे कि नाइट में अगर हम बात करें तो कौन आ गए, रकून्स। रकून्स कब प्रेफर करते हैं, रात में खाना ढूंढना प्रेफर करते हैं। वहीं डे में तो हम देखते ही है स्क्विरल, हमारे जो घर है उसके पेड़ों पे, घर के आसपास जो पेड़ है वहां पे स्क्विरल घूमती है और नट सीड्स खाती है। तो स्क्विरल जो है वो कब प्रेफर करेगी, दिन में प्रेफर करेगी। वैसे ही रैबिट्स भी कब प्रेफर करेंगे, दिन में खाना ढूंढना पसंद करेंगे। वहीं नाइट में कौन खाना ढूंढना पसंद करेंगे, रकून्स पसंद करेंगे, आउल्स पसंद करेंगे रात में खाना ढूंढना। तो फॉरेजिंग को भी किसने इफेक्ट कर दिया, लाइट ने इफेक्ट कर दिया। उसके साथ साथ और किसको इफेक्ट करता है लाइट इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन को, कि ऑर्गेनिजम्स कब रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म समर में रिप्रोड्यूस करते हैं जब क्या होती है, जो लाइट है वो ज्यादा अमाउंट में होती है, ज्यादा देर के लिए होती है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो विंटर टाइम में रिप्रोडक्शन करते हैं जब क्या होता है, लाइट का जो अमाउंट है वो कम रहता है। तो नेक्स्ट क्या है, इन द रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन. कुछ ऑर्गेनिजम्स विल रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग समर व्हेन द लाइट इज more, while some organism will reproduce in the winter when the light is less. जैसे कि समर में एग्जांपल आ जाता है कैटल का. कैटल जो है वो अप्रैल से करीब जून तक क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है. वही जो विंटर में एग्जांपल आ जाता है गोट्स का. जो गोट्स है वो कब रिप्रोड्यूस करते हैं, विंटर्स में. तो रिप्रोडक्शन को भी किसने कर दिया, फैक्टर कौन सा है, लाइट है. इसके अलावा और क्या है, माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिपेंडिंग अपॉन दी लाइट. ऐसे ही जो लाइट और टेम्परेचर है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के दोनों किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है. लाइट भी सन से ही आती है और टेम्परेचर भी हमें कहाँ से मिलता है, सन से ही मिलता है. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सी फ्लोर, तो जो सी होता है या ओशियन फ्लोर जो है, डीप डाउन या फिर डीपेस्ट ओशियन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो अवेयर ही नहीं है, नॉट अवेयर ऑफ सन, क्योंकि उनके पास सन रेज पहुंचती नहीं है, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ सन. सन रेज भी अगर उनके पास पहुंचती है तो कौन सी सन रेज पहुंचती है, ब्लू रे. ब्लू रे जो होती है, ब्लू वेवलेंथ जो होती है वो कहाँ जाती है, डीपेस्ट में जाती है. और जो सबसे ऊपर सबसे शैलो में होती है वो कौन सी रेज होती है, रेड रेज. वो कहाँ से होती है, सबसे शैलो रीजन में, सबसे ऊपर होती है सन रेज, सॉरी रेड रेज, अपर मोस्ट रीजन में. इस हिसाब से जो है एल्गे भी डिवाइड हो जाते हैं. जो सबसे डीपेस्ट है वहां पे कौन से एल्गे प्रेजेंट होते हैं, रेड एल्गे प्रेजेंट होते हैं. वही रेड रेज जहां पे पहुंचती है वहां पे कौन से होते हैं, ग्रीन एल्गे प्रेजेंट. तो देख रहे हो आपने, लाइट ने ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा दिया, रिप्रोडक्शन भी, फॉरेजिंग भी, माइग्रेशन भी. बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं बायोटिक कम्युनिटी के वो किसने डिफाइन कर दिए, लाइट ने. Okay guys, so guys, the last abiotic factor that is important for the distribution of biotic community is soil. Soil जो है last abiotic factor है जो कि बहुत important होता है. सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो सॉइल का जो टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है. उसके रीजंस क्या है, पहला तो रीजन होगा उसका क्लाइमेट. क्लाइमेट इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या क्लाइमेट है वो डिपेंड करेगा कि जो सॉइल है उस रीजन में वो कैसा हो. सेकेंड इसके सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे, वो एक जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे तो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो कैसे हुआ है. उसके रीजंस जो है दो हो सकते हैं. पहला रीजन तो है ट्रांसपोर्टेशन या फिर दूसरा जो रीजन है वो हो सकता है सेडिमेंटेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या कि जो सॉइल है वो ट्रांसपोर्ट की गई है एक एरिया से दूसरे एरिया में. अब एक एरिया से दूसरे एरिया में सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकती है, आइदर बाय एयर और आइदर बाय वाटर. कि जो एयर के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं सॉइल के वो आते गए और एक जगह पे डिपॉजिट हो गए, या फिर रिवर्स के साथ जो सॉइल है वो बहती हुई आ गई और एक जगह पे जो है वो डिपॉजिट हो गई. तो एक रीजन हो सकता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल के फॉर्मेशन की एक जगह पे हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है कि एक जगह पे, एक स्पेसिफिक जगह पे एक रॉक प्रेजेंट थी, उस रॉक की हुई वेदरिंग मतलब उस रॉक का हुआ ब्रेक डाउन, जिसकी वजह से जो रॉक है वो उसी जगह पे धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई सॉइल में. तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से होता है. और वेदरिंग मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन. ठीक है, ये जो वेदरिंग होता है इसके पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके रीजंस में अगर हम बात करें तो या तो हो सकता है मैकेनिकल, या फिर हो सकता है बायोलॉजिकल, या फिर रीजन कैन बी केमिकल. इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रीजन, मैकेनिकल रीजन, तो मैकेनिकल रीजन से कैसे वेदरिंग होती है, मैकेनिकल रीजन में आता है रोल टेम्परेचर का.
टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली कूल, जिसकी वजह से जो रॉक है वो एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है रॉक में दरारें आ जाती है और जिसकी वजह से जो रॉक है वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। तो मैकेनिकल रीजन किसकी वजह से होता है? एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अगर एक्सट्रीमली हॉट हो गया तो रॉक क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी, और एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया तो क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और कंटिन्यूअसली कुछ सालों तक ये होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? वेदरिंग ऑफ द रॉक। सेकेंड रीजन क्या है? बायोलॉजिकल रीजन। जैसे कि हमने देखा था पाइनियर कम्युनिटी में लाइकन्स जो आए थे, तो यहाँ पे जो लाइकन्स ग्रो होते हैं या फिर कोई भी प्लांट अगर यहाँ पे ग्रो होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाएगी, क्योंकि ये प्लांट क्या करेगा? यहाँ पे सिक्रीट करेगा, केमिकल्स को सिक्रीट करेगा, या फिर जो इसकी रूट्स हैं वो जाएगी डीप डाउन, जिसकी वजह से क्या होगा? धीरे 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 छोटे छोटे स्लिट्स फॉर्म होते रहेंगे, छोटे छोटे गड्ढे फॉर्म होते रहेंगे। या फिर केमिकल्स हो सकते हैं, केमिकल्स जैसे कि प्लांट के एसिड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? एसिड रेन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये जो सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक हो गई। तो ये जो रीजन है ये किसके हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक या फिर सेडिमेंटेशन। तो रॉक कैन बी ऑफ टू टाइप, और फॉर्मेशन ऑफ रॉक कैन बी फ्रॉम टू टाइप, आइदर इट्स ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन और आइदर इट ड्यू टू द सेडिमेंटेशन। अगर हम आगे देखें सॉइल में, तो सॉइल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे जो सॉइल है वो डिफरेंट टाइप की होती है। इफ वी टॉक अबाउट द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, so the first characteristic of soil is soil particle. The first characteristic is soil particle. The next one is soil air. The next one is soil water. Then soil pH. And after that last one is organic matter. Organic matter. These are the characteristics that are responsible for the formation of different type of soil. एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनसे क्या बनी हुई है? सॉइल बनी हुई है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। जैसे कि क्या हो सकता है? या फिर तो हो सकते हैं बहुत माइन्यूट सॉइल के पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल क्ले जो होते हैं सबसे ज्यादा माइन्यूट होते हैं। उसके से बड़े होते हैं सिल्ट, उससे बड़े होते हैं सैंड, और उससे बड़े होते हैं ग्रेवल। ये क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल। सबसे छोटे क्या है? क्ले, और सबसे बड़े क्या है? ग्रेवल है। तो जिन सॉइल में क्ले ज्यादा होगी वो कैसी होगी? उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे, और जिनमें ग्रेवल होगी वो सॉइल क्या होंगे? ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन दीज फोर जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे कि इट कैन बी सैंडी सॉइल, इट कैन बी क्ले सॉइल, और इट कैन बी लोम सॉइल। सो द सॉइल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स। इट कैन बी सैंडी सॉइल, इट कैन बी क्ले सॉइल, और इट कैन बी लोम सॉइल। ओके गाइस, सैंडी सॉइल नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें? हाई अमाउंट ऑफ सैंड होगा इसमें। वही जो सिल्ट और क्ले है इसमें लो अमाउंट में होगा। लो अमाउंट में क्या है? इसमें सिल्ट और क्ले। ठीक है, अब अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड में क्या है? पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े। ठीक है, पार्टिकल्स जो है बड़े बड़े। अब समझो रेन हुई, तो रेन होने की वजह से जो पानी है वो यहाँ पे अटक के नहीं रहेगा, कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाएगा। पानी क्या होगा? धीरे 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 नीचे परफोकेट हो जाएगा, नीचे नीचे चल के वो किसका पार्ट बन जाएगा? ग्राउंड वाटर का। तो यहाँ पे जो है ये जो सॉइल है ये इस वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। जितना ज्यादा सॉइल वाटर को होल्ड कर पाएगी उतना ही ज्यादा पानी प्लांट को मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो है इस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, इस सॉइल की क्या होगी? लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसके जो साइज है वो क्या है? बड़े हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे नीचे क्या होता जा रहा है? परफोकेट होता जा रहा है। ऐसा किसमें होता है? सैंडी सॉइल में होता है। प्लस यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े होल है, यानी कि यहाँ पे जो एयर है वो यहाँ पे आराम से रह सकती है, तो यहाँ पे ऐसी जो सॉइल है इसमें क्या होगा? एयर का अमाउंट विल बी हाई, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या होगा? लेस क्वांटिटी में होगा। तो एयर इज हाई बट वाटर इज लेस। तो ये किसका एग्जाम्पल? ये किसका था? सैंडी सॉइल का। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल। नाम से पता चल रहा है क्ले सॉइल, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे किसके बने होंगे? क्ले के बने होंगे ज्यादा अमाउंट में, और जो पार्टिकल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे। तो क्ले जो है वो ज्यादा है एंड सैंड एंड सिल्ट इज लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऐसी जो सॉइल होगी इनमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम होंगे, गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा लेस होंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है वो क्या होगा? यहाँ पे अटक जाएगा। वाटर जो है इतने अच्छे से नीचे मूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विल बी हाई। यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की वजह से यहाँ पे जो पानी है वो ज्यादा रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो प्लांट्स है उनको ज्यादा पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसेस कम होने की वजह से एयर जो है, सॉइल की जो एयर है वो भी क्या होगी? लेस अमाउंट में होगी, लेस अमाउंट ऑफ एयर होगी क्ले सॉइल में। थर्ड जो है लोम सॉइल होती है। लोम सॉइल में लगभग इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 20% होता है क्ले का, 40% होता है सिल्ट का और 40% होता है सैंड का। तो यहाँ पे जो है ये वाली जो सॉइल है इसमें होता है परफेक्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड परफेक्ट एयर होल्डिंग कैपेसिटी, इसलिए लोम सॉइल को जो है हम बोलते हैं परफेक्ट सॉइल, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंड एयर दोनों ही किसमें है? अबंडेंट अमाउंट में है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स है वो आराम से ग्रो हो सकते हैं। तो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेवल, सैंड, स्लेट एंड क्ले, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एयर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस प्लांट। हमेशा याद रखना, जो प्लांट को पानी मिलता है सॉइल में वो सिर्फ और सिर्फ वही पानी होता है जो कैपिलरी एक्शन वाला होता है। जो पानी नीचे चला गया वो पानी प्लांट्स को नहीं मिलता, सिर्फ कैपिलरी एक्शन वाला पानी ही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सॉइल पीएच, तो जो सॉइल पीएच जिसमें प्लांट ग्रो होते हैं वो जनरली होता है न्यूट्रल के आसपास। प्लांट जो है बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं इन द पीएच दैट इज नियर टू न्यूट्रल, और व्हाट वी कैन से स्लाइटली एसिड। स्लाइटली कैसा हो? एसिडिक हो, या मतलब 7 हो या 7 से लगभग 6.5 के करीब हो। इस पीएच पे जो प्लांट है वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी वेरिएशन आते हैं, जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट जो है वो स्लाइटली एसिडिक सॉइल पे ग्रो होते हैं। वही जो ग्रासलैंड है वो स्लाइटली एल्केलाइन सॉइल को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो सॉइल पीएच में भी वेरिएशन है, लेकिन नॉर्मली जो सॉइल का पीएच होता है वो कितना होता है? 6.5 to 7। इसी की वजह से जो एसिड रेन है उसको बुरा माना जाता है, इसलिए एसिड रेन क्या करती है? सॉइल के पीएच को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिक मैटर इज द कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? सॉइल में होता है ह्यूमस। ठीक है, और ह्यूमस किस प्रोसेस से बनता है? ह्यूमिफिकेशन से। What is humification? Humification is the decomposition of the organic matter that is of dead plant or leaf। जो dead plants हैं या फिर जो animals हैं उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है उनका जो डीकम्पोजिशन हो जाएगा, वो डीकम्पोजिशन कौन करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर करेंगे। उस
डिकम्पोजिशन वाले मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ये जो ह्यूमस है वो हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली न्यूट्रिटिव होता है सॉइल के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अबाउट द सॉइल एंड सॉइल एज द एबायोटिक फैक्टर। Hope you like the video. Do subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you so much, guys.